नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशरिया शेर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो वहाँ आपको लिए चलते हैं हैदराबाद की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के करीब एफ्लू यानी इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो पाई जाती है उसके करीब एक केरला रेस्टोरेंट है, यानी केरला के जो फूड होते हैं, केरला के जो ग़िज़ाएँ होते हैं वहाँ पर सप्लाई की जाती हैं, वहाँ पर सर्व की जाती हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर एक सोचे समझी साजिश के तहत, एक मनसूबे के तहत जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं वो कभी बीफ के नाम पर तो कभी जीन्स के नाम पर तो कभी लिबास के नाम पर कभी खाने के नाम पर यानी एक बेचैनी का माहौल पैदा किए हुए हैं। और ऐसा ही कुछ एफ्लू यूनिवर्सिटी के करीब केरला एक फूड सर्व करने वाले रेस्टोरेंट में किया गया है। वीएचपी और बजरंग दल ने वहाँ पर धावा बोल दिया और कहा कि यहाँ पर बीफ फरोख्त किया जा रहा है, यहाँ पर बीफ का सालन बनाया जा रहा है, यहाँ पर बीफ और पराठे खिलाए जा रहे हैं और ऐसे में इस रेस्टोरेंट को बंद कर देना चाहिए। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्त दरिंदे नरेंद्र मोदी हुकूमत में इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं, जबकि इनके बाप की जागीर नहीं होती है। बल्कि आपको बता दूं कि ये मुल्क सारे हिंदुस्तानियों का है और किसी को भी उसके लिबास या फिर उसके खाने पीने पर पाबंदी आयद करके इस तरह की हरकतें नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पर अगर मैं कुछ खाता हूं तो यह आपका फ़र्ज़ नहीं बनता, यह आपका काम नहीं है, ये आपका बिजनेस नहीं है कि आप मेरे खाने में मुदाखलत करें। अब ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत में अगर आपके प्लेट पर भी नज़र रखी जा रही है कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं और क्यों खा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं। ये मेरा हक है, मैं खाना खाऊंगा, जो चाहे मेरा दिल करता है मैं वो खाऊंगा और आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो आप किसी मुल्क के किसी आला ओहदे पर भी फायज क्यों ना हो, आप एतराज़ भी नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान का दस्तूर मुझे हक देता है। लेकिन आपको बता दूं कि इस तरह की जो हरकतें गुंडे कर रहे हैं, मजहबी जुनून पसंद कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नकल है और पाकिस्तान की तकलीद है। क्योंकि पाकिस्तान जो तबाह व बर्बाद हुआ है सिर्फ और सिर्फ मजहबी जुनून पसंदी की वजह से तबाह व बर्बाद हुआ है। और आज हमारे मुल्क में भी ये उसी की तकलीद की जा रही है और मजहबी जुनून पसंदी पिछले 11 वर्षों के दौरान इंतहा को पहुंच चुकी है। और किसी पर भी आप अंदाजा कीजिए कि हालिया अरसे के दौरान यासिर आपको बता दूं कि एक बीजेपी लीडर है और ये बीएचपी बजरंग दल के लीडरों ने एक रेस्टोरेंट में घुसकर वहां पर नौजवान लड़के लड़कियों से कहा कि फौरी साड़ी पहनना चाहिए आपको और ये लड़कों को अलग रखना चाहिए, इस तरह की बातें की। जबकि उन लड़कियों ने कहा कि ये हमारी अपनी मर्जी, हम बालिग हैं, हम जवान हैं, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं, तुम कौन होते हो जो हमें अपने कपड़े बदलने के लिए कह रहे हो, मैं जिसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ वही कपड़े मैं पहनूंगी, एक लड़की ने कहा। लेकिन आप अंदाजा कीजिए वो कह रहे थे कि हम आपको, इवन पुलिस वाले भी उसमें शामिल हैं। तो ये इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं ये बहुत ही खतरनाक हरकतें हैं और ये हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश है। ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं जो हिंदुस्तान को तबाही और बर्बादी की राह पर गामजन कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि ये जो रेस्टोरेंट है केरला रेस्टोरेंट, जोशियतन केरला थट्टडा ये होटल का नाम है, रेस्टोरेंट का नाम है, जहां पर आपको बीफ और पराठे मज़ेदार मिलते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वीएचपी को ना पराठे पसंद है, ना बीफ पसंद है, ना बजरंग दल को पराठे पसंद है, ना बीफ पसंद है। अगर आप नहीं खाए तो आप जाइए कि आप जो करते कर लीजिए, लेकिन दूसरों को तो खाने से मत रोकिए। क्या आप में हिम्मत थी कि आपने जो एक्सपोर्ट्स हो रहा है बीफ हमारे मुल्क से, क्या आप उसको रोकने की हिम्मत रखते हैं? बीएचपी और बजरंग दल से मेरा ये सवाल है, लेकिन मैं चैलेंज देता हूं कि ये हिम्मत नहीं करते। आज दुनिया में अगर बीफ एक्सपोर्ट्स का जायजा लिया जाए तो कम से कम तीसरा मुकाम हिंदुस्तान को हासिल होता है ब्राजील वगैरह के बाद। जी बिल्कुल सही सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जब से 2014 से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से ये जो बजरंग दल हो गए, वीएचपी हो गए और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस वालों के साथ मिल करके बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का धंधा बना लिया है लोगों ने, धंधा बना लिया। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था। लेकिन उसके साथ ही आप ये भी देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ऐसे ही बयान देते हैं ना, वो कहते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट चीज़ें अब नहीं मिलेंगी, इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है और एक्सपोर्ट्स पे जो चीज़ें होती है उस पर हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, उस पर जारी किया जाता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि जब इस देश में 2014 से पहले जो सरकार हुआ करती थी उस दौरान ऐसी चीज़ें क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उस वक्त एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था जो इन चीज़ों को रोकता था, इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता, मतलब इस तरह का बढ़ावा नहीं मिल रहा था। अभी हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से, जब से देश में मोदी की सरकार आई है और उसके बाद से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदली हैं और लोगों में एक ऐसी चीज़ें पैदा हो गई, ये जो छोटे छोटे संगठन हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, इनको लग गया कि अब ये मुल्क हमारा ही है
और यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अभी आप देखिए 2-4 दिन पहले एक जगह पे शनिवार वाड़ा में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाज का टाइम हो गया था, उसके बाद वहाँ पे गौमूत्र पता नहीं क्या क्या करके उसकी सफाई की गई। उसके बाद आप ये भी देखिए कि जब नवरात्रि का टाइम होता है, गरबा होता है, वहाँ पे तो ट्रेनों में गरबा हो रहा होता है, कहीं प्लेटफॉर्म पे गरबा हो रहा है, कहीं कहाँ गरबा हो रहा है, तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो इसी वजह से आपको भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन चूंकि आपको ये लगता है कि हुकूमत मेरे साथ है, हुकूमत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, हुकूमत जो है मुझे कोई ऐसा क्या बोलते केस नहीं करवाएगी जिससे मुझे कोई परेशानी है, तो आप ये चीज़ें करते, इसमें ले दे के पुलिस प्रशासन का, हुकूमत का पूरा हाथ रहता है। दूसरी चीज़ एक और ये है कि जिस तरह से केरला की बात आपने कही है, केरला के रेस्टोरेंट हर जगह हैं। अब बीजेपी की सरकार आने के बाद जिस तरह आपने अभी बोला कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन किस तरह से अपने मजहब को मान रहा है, इन सब चीज़ों पे पाबंदियां लगनी शुरू हो गई। उसके लिए भी जो बीजेपी की सरकार है वही जिम्मेदार है। भी आप देखिए कि जब कांवड़ यात्रा होती है तो कांवड़ यात्रा के दौरान या कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है तो दिल्ली वगैरह में या उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नॉनवेज मिलना बंद हो जाता है। नॉनवेज मिलना बंद इस वजह से होता है कि योगी आदित्यनाथ का ये कहना है या फिर बीजेपी के लीडर्स का ये कहना है कि हमारे लोग जब यात्रा में जा रहे होते हैं वो देख लेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो 5000 लोगों को सिर्फ इसलिए लगाया गया था कि वो जा करके जगह जगह चेक करें कि कहीं पे कोई नॉन वेज तो नहीं बेच रहा है ढाबे पे जिस रूट से वो यात्रा निकल रही है। तो आप ये देखिए कि ये काम प्रशासन का होता है, लेकिन वो काम आपने किसी और को दिया हुआ है, और वो लोग अब इस काम को किस तरह से करेंगे सबके सामने, कि वहां जाके तोड़फोड़ करना, उस मालिक को धमकाना, यहाँ तक कि उसके कपड़े उतार के उसको चेक करना, ये सारी चीजें गंदगी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद आप ये भी देखिए कि लोग जो हैं वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक अशर यासिर ने कहा है कि किस तरह सपोर्ट की जा रही है, गुंडों की तायद व हिमायत की जा रही है, फ़िरक़ा परस्त दरिंदों की तायद व हिमायत की जा रही है, और आपने देखा कि किस तरह मुल्क में बेचैनी फैलाने वालों की तायद व हिमायत की जा रही है। अब बजरंग दल हो या BHP हो, ये RSS की ज़ैली तंजीमें हैं, और आप अंदाज़ा कीजिए RSS का आज़ादी में क्या रोल रहा है, क्या किरदार रहा है। अगर इनमें हिम्मत है तो फिर मैं समझता हूँ कि जो बीफ एक्सपोर्ट्स हो रहा है उसको रोक कर ये बताए, उसके खिलाफ एहतजाज करके ये बताए। और आपको ये भी बता दूं कि जितने भी बीफ एक्सपोर्ट्स कंपनीज हैं वो तमाम की तमाम नॉन मुस्लिम्स के हैं, किसी मुसलमान के नहीं है और किसी सिख के नहीं है, किसी ईसाई के नहीं है, बल्कि पूरे नॉन मुस्लिम्स हिंदुओं के हैं और हिंदुत्व का नाम लेने वालों के हैं। तो क्या इनमें हिम्मत है कि उन कंपनियों को बंद करे? ये मेरा चैलेंज है कि ये बंद नहीं कर सकते, या चाहे क्योंकि इनके जो पिताजी होते हैं वो पिताजी के ये बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। और वो पिताजी कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसा कि खुद आप देखेंगे बीजेपी के कई तर्जुमान ने कन्हैया कुमार से बहस के दौरान कहा कि तुम्हारे बाप तुम्हारे पिता यानी नरेंद्र मोदी की तरफ उनका इशारा था, और नरेंद्र मोदी को इस बात का एजाज हासिल है कि वो हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर आजम बन गए हैं जिनकी हुकूमत में बीफ एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन फिरका परस्त दरिंदे छोटे छोटे ताजरीन को सताते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, रेस्टोरेंट और होटल्स पर धावे करते हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के घर पर यह दावा करने की हिम्मत रखते हैं? क्या ये बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज के जो मालिकीन हैं उन पर धावा करने की या उनके खिलाफ एहतजाज करने की हिम्मत करते हैं? ये चैलेंज है मेरा कि ये नहीं कर सकेंगे। ये सारा हिंदुस्तान सुन रहा है और मैं एक चैलेंज से कहता हूं, कोई आए बाई शाही नहीं बक रहा हूं या फिर या डर या खौफ के हमारे बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरी बेबाकी से पूरे निडर अंदाज में ये बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये जो दरिंदे हैं वो एहतजाज नहीं कर सकते। हालांकि नरेंद्र मोदी को यह एजाज हासिल हो गया है कि अब तक किसी वजीर आजम के हुकूमत में इतना बीफ बाहर नहीं गया है जो नरेंद्र मोदी हुकूमत में गया है, और इसका सहरा नरेंद्र मोदी के सर बनता है। अब क्या BHP में अखलाकी जिम्मेदारी है या BHP के साथ साथ बजरंग दल में यह अखलाकी जुर्रत है कि वो इस तरह के खिलाफ इकदाम के खिलाफ एहतजाज करे? और मैं तो से कहता हूं कि जो सेक्युलर ताकतें हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या अपोजिशन जमातें हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख हो या जो भी कोई हो, वो इस बात का एहतजाज शुरू कर दें कि बीफ एक्सपोर्ट ना होने पाए हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट को पूरी तरह बंद कर दिया जाए बीफ। देखिए बंद किया जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको चंदा भी आ रहा है ना, तो चंदा आपको नहीं आ पाएगा। तो फिर इस तरह के जो तंजीमें हैं, गुंडे हैं, उन पर क्यों तुम कंट्रोल नहीं करते? तो ये तो आपको मेन मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है ना, कि आप कोई एक मुद्दा उठा लें उसके बाद उसको भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा ला दिया जाता है कि लोग उससे अपना ध्यान हटा लें। तो उसी चीज़ आपने बोली कि हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां सारी नॉन मुस्लिम्स की हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि उनके नाम किस तरह के दिए हुए हैं। उनके नाम इस तरह अल-कबीर लगा देते हैं, अल-कबीर लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं। तो नाम से लोग जो हैं शायद कुछ मुतासिर नहीं होते होंगे, लेकिन अगर
आप उनके और ये बीजेपी के लोगों को भी पता है सर, ये बीएचपी के लोगों को भी पता है, ये बजरंग दल के लोगों को भी पता है, ये गौरक्षक गैंग जो बनाई गई है उनके लोगों को भी पता है। और अगर हम एक और गैंग की बात करें जो शुरू हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, अगर कोई लड़का लड़की कहीं पकड़े जाते थे तो उनको एंटी रोमियो करके कुछ गैंग बनाई गई थी, लेकिन वो काफी ज्यादा नहीं चल पाई, उसका ज्यादा विरोध हुआ। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ये गैंग बनाई गई थी, और ये गैंग वैलेंटाइन डे के दिन ज्यादा निकलती थी, या फिर कोई ऐसा त्यौहार होता था जहाँ पे ये देखा जाता था कपल्स यहाँ पे घूमेंगे तो वहाँ पे ये लट लेके जाते। लेकिन इस तरह की चीजें करना, आप डेवलपमेंट पे काम कीजिए। आप इस तरह के बयान देते हैं कि यहाँ पे हलाल से जो है आतंकवाद बढ़ता है, और ये वो बड़े बड़े बयान देते हैं। आप बिहार में गए कैंपेनिंग करने के लिए, तो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने बोला कि अपोजिशन को बुर्का नज़र आता, डेवलपमेंट नज़र नहीं आता। 20 साल से बिहार में सरकार में कौन है? 20 साल से मुख्यमंत्री कुर्सी किसके हाथ में? 20 साल से डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ बिहार में? या आप नीतीश कुमार से पूछिए, नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है ना वहाँ पे, लेकिन आपका फोकस सिर्फ इन चीज़ों पे है कि यहाँ से हम मुद्दे को डाइवर्ट करके, कोई विकास की बात ना करके, हम सब बैठ करके यहाँ पे सिर्फ बुर्का जो वर्ड यूज किया था उस पर डिबेट करें। आपका ध्यान सिर्फ उस पर रहता है। इनको बुर्का पे लाना चाहिए, मैं समझता हूँ कि बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इस तरह के दरिंदों का, इस तरह के गुंडों का सवाल है, चाहे वीएचपी के हो या बजरंग दल के हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हो, उनको सबक सिखाना पुलिस का काम है। और पुलिस क्या कर रही है, ये एक सवाल पैदा होता है। हैदराबाद पुलिस पर भी ये सवाल उठता है कि आखिर उसने इस तरह के जो वाकयात होते हैं उसके इंसदाद के लिए क्या इकदाम किए हैं। आप अंदाजा कीजिए कि एक छोटा सा वाकया होता है तो अगर जिस अंदाज में उसको लिया जाता है, और एक मलऊन है उसके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमात होते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। और अगर रेस्टोरेंट पे या बिजनेस के या कारोबार पर ये दावा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। हैदराबाद पुलिस को यह जवाब देना चाहिए कि उसने अब तक इस वाकये के सिलसिले में कितने गुंडों को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ किस तरह के मुकदमात दर्ज किए गए हैं, कौन से सेक्शन उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं। आपको अंदाजा कीजिए शर, आप बीजेपी हुकूमत में जिस अंदाज में दलितों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, खवातीन पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, इस हिंदुस्तान की तारीख में मिसालें उसकी नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि जो दलित हमारे भाई हैं उनको भी ये सबक सीख लेना चाहिए, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि आज वो जिस इनके इशारों पर काम कर रहे हैं वो समझ जाए, क्योंकि दलितों को के ये दोस्त नहीं होते हैं बल्कि दलितों के दुश्मन हैं, और जात पात के नाम पर दलितों को ये जानवर से बदतर समझते हैं। और आपको बताता हूं ये बच्चों को यूज इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और आपको ये बताने का मकसद है कि हाल ही अरसे के दौरान एक सर्वे रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, एक जायजा रिपोर्ट या स्टडी की जो रिपोर्ट थी उसके नताइज सामने आए, जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान में हर रोज 12 दलित खवातीन और लड़कियों की इज्तिमाई इस्मत रेजी की जाती है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि जात पात के नाम पर तो आप आला जात होने का दावा करते हैं, फखर करते हैं, लेकिन दलित लड़कियों की इज्जत लूटते हुए आपको शर्म नहीं आती। और हम अंदाजा किए मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान में हर रोज 12 दलित बेटियों और माओं की इज्जतें लूटी जाती है, और कम से कम औसतन मैं बता रहा हूं कि 5 दलितों का कत्ल किया जाता है। अरे मेरे भाई, अगर तुमको इस्लाहात लानी है और माशरे को सुधारना है तो पहले शराब बंद करके देखो। हिंदुस्तान में तुमने शराब तो आम कर दी है, शराब के नतीजे में जो घरेलू तशद्दुद या डोमेस्टिक वायलेंस के जो वाकयात पेश आ रहे हैं, खुदकुशी के वाकयात जो पेश आ रहे हैं, बीवियों को और शौहरों को एक दूसरे को कत्ल करने के जो वाकयात पेश आ रहे हैं, ये किस लिए पेश आ रहे हैं? शराब को तो उम्मुल खबाइस कहा गया है और शराब ही असल बुराई की जड़ है। तुम शराब को बंद कर दो, लेकिन तुम में हिम्मत नहीं है कि शराब बंद करें। जी बिल्कुल सही, आपने शराब का जिक्र किया तो अभी दीपावली के टाइम पे सबसे ज़्यादा करोड़ों में शराब बिकी है दिल्ली में। जी और दिल्ली की सरकार को बड़ा फ़ायदा हुआ है। इससे पहले दिल्ली की में जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उसमें बोला जाता था कि केजरीवाल ने शराब के लिए काफ़ी सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा दी हैं। और जब लॉकडाउन लगा था तो ये कहा गया था सेकेंड लॉकडाउन में कि अब शराब आपके घर में होम डिलीवरी के ज़रिए पहुँचाई जाएगी। तब बीजेपी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, ये कर देंगे वो कर देंगे। आप ये भी देखिए गुजरात में शराब बैन है। गुजरात में कोई भी हादसा होता है तो ये उसकी जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें ये पता चलता है कि इन्होंने शराब पी होती है। तो शराब कहाँ से आई? बिहार में शराब बैन है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, शराब बैन है। जब वहाँ पे कोई मरता है देसी शराब पी करके, तो उसमें जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, उस दौरान चिराग पासवान, जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, सबका ये कहना था कि आप जो हैं यहाँ पे शराब चालू करवाइए, ये करवाइए वो करवाइए, जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा देना चाहिए। और इस वक्त नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा था कि शराब बिहार में बंद है
और कोई भी अगर शराब पी के मर रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। आज फिर आप उसी के साथ सरकार बनाने वाले हैं, अभी सरकार में हैं, दूसरी बार फिर आप उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम के फेस का ऐलान इनडायरेक्टली कर दिया गया। कल देखा कि हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि इस बार सुशासन की सरकार आएगी, तो उनका इनडायरेक्टली कहना यही था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अभी भी बीजेपी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ये चीज़ें, कुछ चीज़ें बैन करते हैं, दूसरे स्टेट में खुली होती हैं, फिर वहां बैन करते हैं। अगर इसी तरह से आपको बंद करना है तो पूरे हिंदुस्तान में वो चीज़ें बंद कर दीजिए आप। अगर पूरे हिंदुस्तान में वो चीज़ें आप बंद करेंगे तो देखिए आपको कितना नुकसान, कितना फायदा होता है। आप कहीं पे अगर सीबीआई ईडी भेजते हैं, उसके 2 दिन के बाद वो आपको चंदा भेज देता है, चंदा आने के बाद उसकी फाइल क्लियर हो जाती है। कई सारे ऐसे केसेस सामने आए। तो बीजेपी की हुकूमत इस वक्त सिर्फ चंदे पे चल रही है, क्योंकि वो चंदा उसको उसकी मांगने पे नहीं मिल रहा है, वो खुशी से कोई चंदा नहीं दे रहा है, डरा धमका के चंदा दिया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये जो डरा धमका कर जो चंदा वसूल कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे इकदाम करने पर मजबूर हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, तो उन्हें बुर्का पहना कर उनके सही इस मुकाम दिखाना चाहिए। बहरहाल हम अमित शाह की बात करते हैं, अमित शाह बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि उनका जो बेटा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है, BCCI का भी वो सेक्रेटरी रह चुका है, जबकि उसके बारे में खुद कई अपोजिशन कायदीन कहते हैं कि उसे बैट भी पकड़ना नहीं आता। तो आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह के हालात हैं यहाँ पर, किस तरह की अखरबा परवरी चल रही है, किस तरह की या चापलूसी की सियासत चल रही है, किस तरह की फिरका परस्ती की सियासत चल रही है, जिसके बारे में मैंने आदाद शुमार भी आपको पेश किए हैं कि 12 दलित खवातीन और बेटियों की इज्जतें लूटी जाती है हर रोज़, और 5 दलितों को कत्ल कर दिया जाता है। ये कौन करता है? ये जात पात के नाम पर करता है। हद तो यह है कि दलितों को कुत्ते से बदतर समझा जाता है, और ये लोग उनका फर्ज बनता है कि इन फिरका परस्त कुत्तों को बहुत खतरनाक सबक सिखाएं ताकि दोबारा वो इस तरह की हरकत ना करने पाएं। और जहां तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, इस पुरअमन रियासत में हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में एक फिरका परस्ती का हवा खड़ा करके वहां फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाना पुलिस का काम बनता है। अब पुलिस ने कितने लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है, वो पुलिस को जवाब देना होगा, वजाहत करनी होगी, वरना पुलिस यही समझा जाएगा कि पुलिस भी फिरका परस्तों के साथ दे रही है, उसके साथ उनका साथबाज हो गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। आपको बताते हैं कि कल जिस तरह, यानी कल जिस तरह का बस हादसा पेश आया था, बस में आग लगने का, जो हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, प्राइवेट ट्रैवल्स की ये बस थी, तो बहरहाल आपको बता दें कि उसमें 20 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, और आपका अंदाज़ा होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक बाइक के टक्कर की वजह से यह हादसा पेश आया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आपको ये बताना ज़रूरी है कि आग जो भड़क उठी उसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि कम अज़ कम उस बस में 400 मोबाइल फ़ोन आग की तपीश की वजह से या हरारत की वजह से फट पड़े थे, और उसके बाद आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह मोबाइल फ़ोन इंसानी ज़िंदगियों को तबाह व बर्बाद करते हैं, किस तरह उसके जो रेस होते हैं, यानी शुआएँ जो निकलती हैं, वो भी इंसान के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। लेकिन ये इस वाक़े ने यह साबित कर दिया है कि मोबाइल फ़ोन अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो फिर समझिए फट जाते हैं। इसी तरह अगर मज़लूमीन का हाल होता है तो वो भी ज़्यादा गर्म होते हैं तो फट जाते हैं। और आपने देखा कि किस तरह एक गाँव रक्षक जो दलाली का काम कर रहा था, जो ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा था, जो पैसे वसूली के धंधे का काम कर रहा था, वो मैं समझता हूं कि उसको सबक मिल गया है, और एक मजलूम ने जिस अंदाज में उसका जवाब दिया है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल अब गौ रक्षकों को भी बहुत ही चौकस होना चाहिए, ये दलाली बंद करना चाहिए, और अगर वो हकीकत में गौ रक्षक है तो जाओ शहर और मुख्तलिफ मुकामात पर आप देखेंगे कि गाय जो होते हैं, आवारा गाय मवेशी जो होते हैं वो फिर रहे हैं, लेकिन ये लोग उस पर तवज्जो नहीं देते। जहां पैसा होता है वहां पर जाते हैं, और खुरैशी बिरादरी है उसे हिरासा वो परेशान करते हैं। तो बहरहाल अब उन्हें बहुत एहतियात से रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अपनी जिंदगी पर आ जाता है तो फिर किसी की जिंदगी को बाकी नहीं रखता। ये गौ रक्षकों को सोच लेना चाहिए, और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गौ रक्षकों की भलाई के लिए कह रहा हूं उनके वो एहतियात बरते, इस तरह के धंधे ना करें। अगर तुम्हें धंधा करना है तो उन खवातीन को देखें जो आज किस तरह जिस्म फरोशी का कारोबार करती हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, उस फ़र्क को महसूस करें, फिर अपने घरों में बैठें। बिल्कुल सही है। जिस तरह आपने बताया कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं, हम देखते हैं कि मुद्दों को डाइवर्ट करवाया जाता है। जो मेन काम है डेवलपमेंट का काम है, आप अगर टैक्स दे रहे हैं तो आपको अच्छी रोड नहीं मिलती चलने के लिए। आप अगर टैक्स दे रहे हैं, जिस तरह आपने अभी बस का जिक्र किया, तो एक इंसान जब सफ़र कर रहा होता है तो बिल्कुल पुरअमन सफ़र के लिए अच्छी चीज़ें चूज़ करता है।
लेकिन उसके साथ ही अगर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ें होती हैं। जिस तरह बोला गया, अभी जो रिपोर्ट आई है फॉरेंसिक की, उसमें बताया गया है, अंदाज़ा लगाया गया है कि वहाँ पर 400 से ज़्यादा मोबाइल जो है पार्सल रखे हुए थे और उनकी बैटरियाँ गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और फट गईं। जो विस्फोट हुआ उससे आग बस के ऊपरी हिस्से में, जहाँ पे यात्री रहते हैं, जो लोग सफ़र कर रहे थे, वहाँ फैल गई। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक लगेज कैबिन के ऊपर वाली सीट और बर्थ पर बैठे जो सवारी थी, यात्री थे, वो बुरी तरह झुलस गए, उनकी जान चली गई है। जिसमें अभी तक जो खबर आई उसमें कहा गया है कि 20 लोगों की मौत हुई है। 20 लोगों में काफ़ी सारे शहर हैदराबाद के थे, काफ़ी तेलंगाना के थे, कुछ कर्नाटका के थे, कुछ जो थे वो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के थे और भी कहीं के रहे होंगे। अब चीज़ें अभी क्लियर होनी शुरू हुई हैं। जिस तरह हमने देखा कि कल यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी ने फ़ौरन से चीज़ों को भेजा, यहाँ से वहाँ जाइए, क्योंकि वो हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश में आता है। तो आंध्र प्रदेश के भी जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनसे बात की गई और वो लोग भी वहाँ पहुँचे और जिस तरह से काम किया गया, उसके बाद अगर आप बस की शक्ल देखेंगे, बस की जो पिक्चर सामने आई है, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बस का सिर्फ ढांचा रह गया है, बाकी चीज़ें सारी जल गई हैं। तो जिन लोगों ने अपनी जान बचाई है, किस मशक्क़त के साथ उन्होंने अपनी जान बचाई होगी, शीशे तोड़ के बाहर निकले हैं। बहुत से लोग नहीं निकल पाए, जिनकी उसी में कुछ लोगों के घुटने से बताया जा रहा है कि धुएं की वजह से भी मौत हुई है, जल के मौत हुई है, क्योंकि धुएं की वजह से वो वहीं रुक गए, उसके बाद जलने से उनकी मौत हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि अब डीएनए रिपोर्ट में ये चीज़ तय होगा कि कौन किसकी मतलब जो लोग हैं उनके बारे में पता चलेगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस तरह अभी आपने बताया कि हैदराबाद जैसे पुरअमन शहर में भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से बकरीद के टाइम पे भी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। तो ये यहाँ की सरकार और यहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को किस तरह से सही करे और जिन लोगों पे केसेस दर्ज हैं, जो कि एमएलएज बने बैठे हैं यहाँ पे, उन पे भी कार्रवाई सर होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कम सच बोलते हैं, लेकिन हम तो इस पर यकीन नहीं करते। लेकिन एक बात उन्होंने कहा था कि गौ रक्षकों के नाम पर गुंडे जो है वो पैसे वसूल कर रहे हैं, वो रकम वसूल कर रहे हैं और धंधा कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अब गौ रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई ये जो धंधा कर रहे हैं या ब्लैकमेल करते हुए खुरेज बिरादरी से रकम या ज़बरदस्ती वसूल कर रहे हैं, उनके हिस्ट्री शीट खोल दी जानी चाहिए और उनकी रोडी शीट खोल देनी चाहिए और उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, तभी कहीं जाकर ये मसला हल हो सकता है। वरना पुलिस खामोश रहेगी या फिर पुलिस गौ रक्षकों के साथ मिलकर काम करेगी तो समझिए कि हालात ख़राब होने के पूरे इम्कान पाए जाते हैं। जबकि हैदराबाद एक पुरअमन शहर है और हैदराबाद सारी दुनिया में अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए माना जाता है। वैसे नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के आपको बता दूं कि 4 मकलूआ राज्यसभा नशस्तों के लिए इंतखाबात हुए थे, जिसमें से 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कामयाबी हासिल की है और 1 पर बीजेपी को कामयाबी मिली। और ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह की ईमा पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई है और जिसके नतीजे में बीजेपी को 1 नशस्त मिली, वो भी नशस्त नहीं मिल सकती थी। वैसे भी अमित शाह का नाम अब बहुत कुछ ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि बिहार में भी प्रशांत किशोर ने भी इल्ज़ाम आयद किया कि अमित शाह ने उनके 3 उम्मीदवारों को यानी डराया, धमकाया और यहाँ तक कि उनका अगवा कर लिया और उनको दस्तबरदार करवाया। अब अमित शाह वजीर दाखिला है, हिंदुस्तान के वजीर दाखिला है, बिहार के, उत्तर प्रदेश के या यूपी के या उत्तर प्रदेश के या फिर गुजरात के वजीर दाखिला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के वजीर दाखिला है। अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ऊंची हरकतें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लिए इससे बढ़कर और कोई शर्म का मुकाम नहीं है। बिल्कुल सही सर। जिस तरह आपने भी बात की कि जम्मू कश्मीर में जो 4 राज्यसभा सीटों के लिए कल वोटिंग हुई है, उसमें बीजेपी के पास 28 हैं विधायक हैं, लेकिन उनको जो है 32 वोट मिले हैं। तो ये जो 4 वोट हैं ये कहाँ से आए? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल से बयान सामने आ रहे हैं, रात से उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया कि 4 लोग कौन है। अभी इससे पहले प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे कि ये जो 4 लोग हैं ये कौन है और अगर ये पकड़े जाते हैं, मतलब इनके बारे में चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर इनके ऊपर कौन सी सज़ाएँ इन पे लागू होंगी, क्योंकि आपने एक पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट किया है। और क्रॉस वोटिंग का सिलसिला ये होता है कि एक वोट भी अगर क्रॉस हो जाता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने जिनको टिकट दिया और आपने जिनके लिए जो है वोट मांगे, आपने जिन पे भरोसा जताया है, अगर वही 4 लोग
आपकी पार्टी या अपनी किसी और हित के लिए किसी और पार्टी के उम्मीदवार को वोट करते हैं तो ये वाकई आपके लिए आपकी हार होती है, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त इंडिया गठबंधन की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, वो मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को बैक कर लिया था, वो बाहर से बैठ की चीज़ें देख रही है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, जिस तरह देखा गया कि पीडीपी ने भी उनका सपोर्ट किया था, कांग्रेस ने किया जी। बिल्कुल जो है क्या बोलते पूरा सपोर्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद अगर ये 4 वोट आपके जाते हैं, आखिर वो 4 लोग कौन हैं? पीडीपी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के हैं, किसके हैं? ये पता लगाना जो है उमर अब्दुल्ला का काम है, और पता लगने के बाद उनको किस तरह की सजाएं दी जाएंगी, ये भी काफ़ी अहम एक अभी क्वेश्चन मार्क उस पर लगा हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अभी अभी ये खबर ये आ रही है कि जहां तक जो आंध्र प्रदेश में बस हादसे का वाक़या पेश आया, इन्हें बस झुलस कर तबाह व बर्बाद हो गई, तो उस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि पहले तो ये कहा गया कि 400 मोबाइल फ़ोन फट पड़े थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 46 लाख रुपए मालियती 234 स्मार्टफोन्स का जो थे वो फट पड़े थे, जिसके नतीजे में भी आग ने अपना काम कर दिखाया। वैसे भी आग ख़तरनाक होती है, और आप अंदाज़ा ये कीजिए कि अगर फ़िरक़ापरस्ती की आग है तो सारे हिंदुस्तान के लिए खतरे की बात है। तो अब ये जो फ़िरक़ापरस्ती की आग हिंदुस्तान में लगाने की कोशिश की जा रही है, उन दरिंदों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, चाहे वो इक़्तिदार में ही क्यों ना हो। वैसे भी आप देखेंगे कि अमित शाह की जब हम बात कर रहे हैं तो वो इंतखाबी मुहिम में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी इश्तियाल अंगेज़ बयान देने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे भी जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार से ये खबरें आ रही है कि अगर बीजेपी या फिर उसके जो इत्यादी है, अगर वो कोई गड़बड़ नहीं करते या फिर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कोई साजबाज नहीं करते या फिर कोई यानी हेरा फेरी नहीं करते, तो जो महागठबंधन है यानी इंडिया ब्लॉक है, तेजस्वी यादव को जिसने चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया है, उसे बआसानी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार से कहा यह जा रहा है कि लोग बिहार के यानी बेजार हो गए हैं और वो 20 बरसों से एक शख्स को देख रहे हैं, और वो शख्स अब अपनी उम्र के उस हद यानी उस उम्र में पहुंच गया है जहां पर आराम करने की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।